रिसर्च, ठीक है ना। सोशल वर्क रिसर्च मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, ठीक है। तो रिसर्च को अगर हम हिंदी में बोलेंगे, मुझे नहीं लगता आप लोगों में से कोई भी हिंदी पर्सन है कि नहीं, ठीक है। अगर होंगे भी थोड़ा बहुत, हम लोगों ने टाइटल में हिंदी डाल के रखे हैं, नोट्स में हिंदी है। तो इसीलिए क्या करना है, हम लोग अभी बात करते हैं सोशल वर्क रिसर्च के बारे में। क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग, रिसर्च में भी अगर पढ़ रहे हैं तो रिसर्च में भी बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक है। हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो है मीनिंग, इंपॉर्टेंस और पढ़ रहे हैं स्कोप, ठीक है। ये सारे चीज को हम लोग आज कवर कर देंगे। तो इसका मतलब अनुसंधान, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। अनुसंधान का अर्थ पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे और दायरा पढ़ेंगे, स्कोप्स, किस किस जगह पे हम लोग सोशल वर्क रिसर्च करते हैं। अब बात यह है कि सोशल वर्क रिसर्च और रिसर्च में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। नॉर्मल रिसर्च और सोशल वर्क रिसर्च में तो फील्ड अलग है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है फील्ड अलग है, हाँ। और साथ ही साथ जो पैटर्न ऑफ रिसर्च है वो भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो अगर हम एकदम बेसिक लेवल पे रिसर्च के बारे में बताएंगे या रिसर्च का समझेंगे रिसर्च वर्ड को, तो री एंड सर्च, ये दो वर्ड से हमें रिसर्च मिला है। तो री का मतलब फिर से या दोबारा, और सर्च का मतलब खोज करना, कोई भी चीजों को खोज करना, ठीक है। तो जब हम लोग सोशल वर्क रिसर्च बोलते हैं या सोशल रिसर्च बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि जब सोसाइटी रिलेटेड चीजों के ऊपर हम लोग खोज करते हैं, सोसाइटी रिलेटेड चीजों के ऊपर हम लोग जब अनुसंधान करते हैं, तब वो हो जाता है सोशल वर्क रिसर्च या सोशल रिसर्च, ठीक है। जैसे हमारे पास सोसाइटी है और सोसाइटी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, है ना। इन्वायरमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड विद सोसाइटी। हमारा जो रिलेशनशिप है, ह्यूमन टू ह्यूमन का रिलेशनशिप हो गया, ह्यूमन टू इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप हो गया, ह्यूमन टू प्रोफेशन का रिलेशनशिप हो गया। ये सारे जो फिनोमेनाज है, ये सारे चीजों के ऊपर जब हम लोग खोज करते हैं तो उसको भी रिसर्च बोला है। तो ये सारी चीजों का, इस तरीके का रिसर्च को हम लोग सोशल रिसर्च बोलते हैं या सोशल वर्क रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। समाज कर्म के ऊपर जब रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वर्क रिसर्च को पढ़ते हैं कि सोशल वर्क रिसर्च का क्यों महत्व है। अब हम लोग समझते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं सोशल वर्क में तो क्यों करते हैं, है ना। हम अगर नहीं भी करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा या क्या हमारा चेंजेस आ जाएगा हमारे लाइफ में। तो पहला, सबसे पहला जो बात हो गया वो हो जाता है कि इम्प्रूव प्रैक्टिस, है ना। हमें प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना होता है। या क्या प्रैक्टिस करते हैं भाई, ये भी समझना पड़ेगा। फिर हमें क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं डे टू डे में जो भी हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं। एक सोशल वर्क को जब हम बात करते हैं तो ये सोशल वर्क क्या है, ये एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन है ना। तो ये प्रोफेशन किस तरीके का प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन इस तरीके का प्रोफेशन है जो हम लोग, हमारे जो जीवनचर्या है, हमारे पास जो भी सोसाइटल इश्यूज है, चैलेंजेस है, उस इश्यूज को, उस चैलेंजेस को हमें रिकवर करना है, सॉल्व करना है ना। रिवर्स क्रोनोलॉजी के अंदर हम लोग कोई भी चीज को चेंज नहीं कर देते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं ना। सोसाइटी में कोई भी चीज हमें चेंज नहीं कर पाते, हम लोग सिर्फ करेक्शन कर पाते हैं। हमारे पास उतना ही लिमिटेशन है, हमारे पास उतना ही रिसोर्सेस होता है। कोई भी चीजों को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, करेक्ट करना बहुत आसान होता है। और करेक्ट करना सिर्फ आसान नहीं होता है, सिर्फ मतलब एक प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं। तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना बिहेवियरल चेंज, तो बिहेवियरल चेंज नहीं होता है एक्चुअली में। अगर हम डीप ले जाके सोचेंगे तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सोसाइटी में चीजें या हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जहां पर हम लोग रह रहे हैं वहां पर सारे चीजें हैं ही पहले से। हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, उसी में चीजों को और सुधार कर रहे हैं, उसी में चीजों को और हम लोग मतलब प्रॉब्लम से उसको निकाल के सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, अब सॉल्यूशन के जब जाएंगे तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म चाहिए वो क्या चाहिए, हमारा इफेक्टिव होना चाहिए काज। जो हमारा काम हो रहा है डे टू डे में, हम लोग काम कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स हम बोलते हैं अपने आप को। हम लोग प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं। तो प्रोफेशनल सोशल वर्कर अगर हैं तो हम प्रोफेशनल सोशल वर्कर किस लिए हैं, सोशल वर्क के जो इश्यूज है उसको चेंज करने के लिए, मतलब उसमें उसको सोल्यूशन करने के लिए। अब सोल्यूशन जब करेंगे तो उसको हमारे काम में इफेक्टिवनेस होना चाहिए। तो सोशल वर्क रिसर्च हमें यही वैल्यू क्रिएट करके देती है, ठीक है। ये वैल्यू क्रिएट करके देती है जहां पर हम अगर रिसर्च को इन्वॉल्व करके काम करते हैं, हमारा काम तो हो ही रहा है, लेकिन हमें काम में अगर रिसर्च को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा काम हो जाता है, प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाता है, हमारा प्रैक्टिस में इफेक्टिवनेस दिखने को मिलता है। अब रिसर्च का बात करेंगे तो रिसर्च करते कैसे हैं,
रिसर्च में होता है साइंटिफिक वे में, रिसर्च होता है रिफ्लिकेबल, रिसर्च होता है, क्या होता है, एविडेंट बेस, है ना। जब हम लोग कोई एक चीजों को हम लोग बोलते हैं कि ये इसका रिजल्ट ये निकलता है, हमारे रिसर्च के आधार पे ये निकला है, तो ये किसके आधार पे निकला है, एविडेंट बेस आधार है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि किसी एरिया में एजुकेशनल फैक्टर्स इतना ज्यादा बढ़ गया, तो ये किसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग रिसर्च के ऊपर बात कर रहे हैं। तो रिसर्च करने का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे डेटा है, जिस डेटा को हम लोगों ने एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद हमें क्या मिला, रिजल्ट मिला, और रिजल्ट हर बार सेम मिला, तब जाके हम बोल पा रहे हैं कि वो चीज रिसर्च के अंदर आया। तो इसका मतलब कब, जब हम लोग अपने काम के अंदर, सोशल वर्क के अंदर रिसर्च को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, हमारा प्रैक्टिस इंप्रूव हो जा रहा है ना, हमारा काम क्या हो जा रहा है, इफेक्टिव हो जा रहा है। ठीक है। दूसरा, पॉलिसी को चेंज करना या पॉलिसी को करेक्शन करना, इन्फॉर्म्स पॉलिसीज। अब देखिए हमारे सोसाइटी में बहुत सारे पॉलिसीज है। पॉलिसीज होता क्या है भाई, पॉलिसीज एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन है, जिसके ऊपर या जिसके सपोर्ट लेके हम लोग क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसको कम किया जाए। ठीक है ना। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, क्या है पॉलिसीज, पॉलिसीज एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, गाइडलाइन है, जिसके अंदर हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसको सपोर्ट लेके हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद हमारे सोसाइटी में जो भी चैलेंजेस है, उस चैलेंज को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास पॉलिसीज है कि फ्रीडम ऑफ राइट हमें देना चाहिए, हमारे पास पॉलिसीज है कि सबको फ्री एजुकेशन देना चाहिए, हमारे पास गवर्नमेंट से पॉलिसीज है कि सबको एजुकेशन, सबको हेल्थ अवेयरनेस देना चाहिए और हेल्थ सर्विस भी देना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, हमें स्कूल फ्रीली दिया जाता है, जहां पर आपको, आप लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड करती है, वहां पर गवर्नमेंट ही सैलरी दे रहे हैं लोगों को, है ना। जो भी स्कूल में टीचर है उनको कौन दे रहा है सैलरी, गवर्नमेंट दे रही है। उसका जो भी रिसोर्सेस अप्लाई हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, उसको कौन लेके आ रहा है, गवर्नमेंट लेके आ रहा है। और फिर साथ ही साथ जो भी बाकी सारे सर्विसेज, जिस तरीके का हेल्थ सर्विस, ये तो ये सारी चीज किस लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारे सर्विसेज एक पॉलिसीज के दायरे में रख के ही किया जा रहा है। कि हमारे गवर्नमेंट ने में ये पॉलिसीज डेवलप किया है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, हमारे कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं, ये सारे सिटीजन्स को हमें ये सर्विस प्रोवाइड करना है। हमारे पास ऑलरेडी चैलेंजेस है, अनएजुकेशन एक चैलेंज है ना, सोसाइटल चैलेंज। तो इस अनएजुकेशन को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और इस एजुकेशन को सस्टेनेबली चलता रहे, ऐसे नियम बनाने के लिए, ऐसे प्रोसेस बनाने के लिए क्या बनाया जा रहा है, पॉलिसीज बनाया जा रहा है। अब मान के चलिए सोसाइटी में कुछ पॉलिसीज डेवलप हुआ है, पहले से पॉलिसीज है। अब हम लोग सोशल वर्क जब करते हैं, तो हम लोग जब रिसर्च बेस्ड सोशल वर्क करते हैं, तो हम लोग उसको वेरीफाई कर पाते हैं कि ये जो पॉलिसीज है, क्या ये एप्लीकेबल है, क्या ये आज के दिन में एप्लीकेबल है, क्या इसका जो लिमिटेशन है, कितना लिमिटेशन है, या बाउंड्रीज है, कितना बाउंड्रीज है, ताकि हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर पाए या पॉलिसी मेकर को इन्फॉर्म कर पाए कि देखो भाई यहाँ पर करेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। और ये टाइम टू टाइम होते आ रहा है, बहुत सारे पॉलिसीज है जो टाइम टू टाइम चेंज होते आ रहा है, और उस पॉलिसीज को हम लोग अल्टीमेटली एक टाइम पे हमारे रिसर्च के माध्यम से, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं होगा तो हमारे पास एविडेंस नहीं होगा, एविडेंस बेस अगर फैक्ट नहीं होगा तो हम उसको प्रूव भी नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत है। हमारे पास वेरिएबल्स का एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिजल्ट होना चाहिए कि देखो इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो ये चीज इस तरीके से रिएक्ट करता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं अभी कि पॉलिसीज को चेंज करना या पॉलिसीज में क्या करेक्शन लाना, इस तरीके का गाइडेंस हमें मिलता है रिसर्च के अंदर, है ना। तो ये रिसर्च का दो इंपॉर्टेंस हमें मिल गया। तीसरा है एविडेंट बेस्ड काम। हम जो भी काम आज के दिन में कर रहे हैं या सोशल वर्क के अंदर हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं नहीं। हम लोग कभी भी काम करते हैं, कोई भी चीज काम करते हैं, तो उसके लिए रिसर्च अप्लाई होता है। अब मान के चलिए हम लोगों के पास सोशल सेक्टर है ना, बहुत सारे एनजीओज काम कर रहा है, गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे स्कीम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पहले उसका पायलट किया जाता है ना, कि पायलट करके समझ में पहले आना चाहिए कि जो हम लोग
रिसर्च बना रहे हैं, सॉरी जो हम लोग एक्शन प्लान बना रहे हैं या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो मीट कर रहा है कि नहीं, है ना। अगर मीट कर रहा है तो फिर हम उसको बड़े फॉर्म में करेंगे। तो ये जो पायलट हम कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, वेरीफाई करने के लिए। और पायलट करने का मतलब ही है कि हम सोसाइटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, ताकि हमारा जो काम है वो समझ में आए कि ये काम एक्चुअली एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली, ये एविडेंट बेस्ड काम हो गया ना। तो ये एविडेंट बेस्ड काम हो गया। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंस हमें मिल गया। एक है प्रैक्टिस को और ज्यादा इंप्रूव करना, दूसरा है पॉलिसीज में करेक्शन लाना है, चेंज करना या इन्फॉर्म करना है पॉलिसीज को, और तीसरा है एविडेंट बेस्ड काम करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉरी, एक मिनट, कुछ स्क्रीन में आ गया। क्या आ रहा है, ये क्यों आ रहा है भाई। हाँ चला गया, ठीक है। ओके, तो ये 3 तरीके का हमें रिसर्च का हमें इंपॉर्टेंस मिला। मतलब 3 तरीके का मिला, मतलब मैंने ये 3 तरीके से हमारा मोस्टली जो रिसर्च का इंपॉर्टेंस है वो कवर हो गया। ठीक है, अभी इससे अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये तीनों के अंदर ही वो चला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशल वर्क रिसर्च। सोशल वर्क रिसर्च हम कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये ब्रॉड एरिया है। इसका मतलब भी है कि ये सबसे बड़ा एरिया है जहां पर हम लोग सोशल वर्क रिसर्च को कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। हम इससे अलावा भी या इससे आगे भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पता नहीं कि आप लोगों के पास कितना आवाज आ रहा है, लेकिन यहाँ काली पूजा हो रहा था तो इसीलिए थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रहा है तो मेरे को एक बार बता दीजिए ना, मेरे को चैट में बता दीजिए ना कि मेरे साइड से बहुत ज्यादा क्राउड आ रहा है, क्या आवाज आ रहा है। तो फिर मैं अपना जगह चेंज कर लूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, दैट्स ग्रेट। ठीक है, साउंड चलो बच गया। नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे साइड से बहुत आ रहा है, मेरे को लग रहा है। मैं सोचा आप लोगों के पास भी चला जा रहा है क्या। चलो तो ठीक है, ब्रॉड एरिया कुछ है जहां पर हम लोग स्टडी कर सकते हैं, हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। देखिए, पहले है, ये कैटेगरी को बात किया गया है। ठीक है, पहले है नीड असेसमेंट। अब इसको समझते हैं, नीड असेसमेंट का मतलब क्या है। नीड असेसमेंट का मतलब होता है कि कोई भी सर्विस जो भी प्रोवाइड हो रहा है वो सर्विस का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इस चीज को जांच लेना इज नीड असेसमेंट। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक स्कीम है आयुष्मान भारत। ठीक है, भारत, अब ये आयुष्मान भारत गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया हुआ एक स्कीम है जिसके अंदर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। अब अगर रिसर्च हम करेंगे तो जिस तरीके से हमारा पहला क्राइटेरिया है नीड असेसमेंट, इसका मतलब है कि ये जो सर्विस हमें प्रोवाइड किया जा रहा है या जो सर्विस दिया जा रहा है, ये सर्विस एक्चुअली में कितना इफेक्टिव है, ये एसेस करना पहला रिसर्च का काम। ठीक है, तो नीड असेसमेंट मतलब जो भी चीज अवेलेबल है, जो भी सर्विसेज अवेलेबल है। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग अभी रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे बात सोशल वर्क पर्सपेक्टिव में है। इसका मतलब अगर हम अगर हम बोलते हैं कि मान के चलिए आप लोगों के पेपर 1 में भी सोशल ये रिसर्च है, तो वहां का जो रिसर्च है उसमें ये सारे, मैं ना तो एग्जाम्पल मिलेगा, मैं जो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ना तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको, जहां पर देखिए यहाँ ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी है ना, या नीड्स असेसमेंट, सर्विस इवैल्यूएशन, ये सारे सोशल रिसर्च के ऊपर या सोशल वर्क रिसर्च के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो इस चीज को दिमाग में बना के रखिएगा, नहीं तो बाद में हो सकता है आपने पढ़ाई किया और कुछ वहां पर अलग मिल गया तो आप कंफ्यूज हो गए, तो ऐसा नहीं होना है।
क्लियर रखना है, विजन को क्लियर रखेंगे तभी जाके यूजीसी नेट आपका सही तरीके से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो नीड असेसमेंट का हम बात कर रहे हैं, तो कैसे बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट सर्विस जो हमारे पास अवेलेबल है उस प्रोजेक्ट का इफेक्टिवनेस हम चेक करते हैं कि चलो ये कैसे हमें आज के दिन में इसका रिक्वायरमेंट है कि नहीं, आज के दिन में ये चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे अगर हम आयुष्मान भारत का हम बात करेंगे तो हमें क्या एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है किसके लिए बनाया गया, मिडिल क्लास के लिए बनाया गया, रिचर पीपल के लिए बनाया गया, बीपीएल के लिए बनाया गया, एपीएल के लिए बनाया गया, रूरल पीपल के लिए बनाया गया, अर्बन पीपल के लिए बनाया गया, किसके लिए बनाया गया। अब मान के चलिए हमें मिला के चलिए ये अर्बन के लिए नहीं है, ये रूरल के लिए है, और वो भी उन लोगों के लिए है जो लोग अपना हेल्थ सर्विस नहीं अरेंज कर पाते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है उसका अवेयरनेस कितने लोगों के पास है, इसका एक्सेसिबिलिटी कितने लोगों के पास है, इसका बेनिफिशियल पीपल का काउंटिंग कितना है, मतलब बेनिफिशरीज कितना है। और फिर एनालाइज करना पड़ेगा कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री, अगर सेंट्रल से कोई प्रोजेक्ट सर्विस दिया जा रहा है तो वो प्रोजेक्ट का लाभ उठाने वाले लोग कितने हैं, और तब हमें समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने रिसर्च किया ना इसके ऊपर, ये तोड़ तोड़ के जो भी अभी मैंने बात किया ये तो रिसर्च का पार्ट है, तो रिसर्च हो गया। तो पहला है नीड असेसमेंट करना। अब दूसरा बात करते हैं सर्विस इवैल्यूएशन करना। सर्विस इवैल्यूएशन का मतलब जो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है वो सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं अगर इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, आयुष्मान भारत का अगर बात करूं तो आयुष्मान भारत ये प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या सर्विस हर एक हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जा रहा है। आयुष्मान भारत का जो प्रोजेक्ट है वो हर हॉस्पिटल में है, अगर है तो किस तरीके से है, किस तरीके का क्राइटेरिया है उसके अंदर, बहुत क्रिटिकल है कि आसान है, लोगों के पास अवेयरनेस है कि नहीं। ये सर्विस इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस को एनालाइज करना बार बार कि ये सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। नीड असेसमेंट का बात मैंने क्या किया और सर्विस इवैल्यूएशन में बात क्या किया, थोड़ा फर्क है। नीड असेसमेंट का मतलब पूरा प्रोजेक्ट के बारे में हमें समझना, पूरा सर्विस के बारे में समझना कि इसका रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इसका जरूरत है कि नहीं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बिहार में किसी एक जगह पे कुछ दिन पहले ये न्यूज आया था कि खेत है, बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर खेत है, दूर दूर तक कोई नदियां नहीं है, नदी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बीचों बीच एक पुल बना दिया गया है, एक पुल बना दिया गया, कुछ दिन पहले न्यूज में आया। अब मेरे को ये बताइए कि इसका मतलब क्या हो गया, नीड असेसमेंट करने का रिक्वायरमेंट है, वो चाहिए ही नहीं था लेकिन बना दिया क्योंकि हो सकता है कि कुछ करप्टेड पीपल वहां पर इन्वॉल्व हो और वो चीज कर दिया गया है ना। तो दैट इज व्हाट इट इज नीड असेसमेंट, कि जो चीज किया जा रहा है उसका एक्चुअली रिक्वायरमेंट कितना है ना, उससे बेनिफिट कितना हो रहे हैं लोग, तो नीड असेस करना वहां पर। सर्विस इवैल्यूएशन का मतलब वही चीजों का सर्विस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस तरीके से सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है, उस चीज को इवैल्यूएट करना, उस चीज को देखना। तीसरा है इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन, लोग जो उस सर्विस को ले रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस क्या है, जिनके पास वो सर्विस पहुंच रहा है वो किस तरीके से बेनिफिटेड हो रहा है वहां से, है ना। इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन मतलब जो भी काम, जैसे आयुष्मान भारत हम बात कर रहे हैं, तो हाँ अगर आयुष्मान भारत का रिएक्शन बहुत अच्छा है, उसका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा है, इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, तो क्या है, इफेक्टिवनेस हाई है। लेकिन अगर इम्पैक्ट नहीं अच्छा है, लोगों ने सर्विस तो मतलब गवर्नमेंट ने सर्विस तो प्रोवाइड किया, सर्विस इवैल्यूएशन में भी देखा गया कि चलो ठीक ठाक सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो लोग बेनिफिट होना चाहिए, जिन लोगों के पास वो सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए, उन लोगों से जब हम लोगों ने बातचीत किया तब उन लोगों को लगा कि नहीं जी ये बात कुछ और है और प्रोवाइड कुछ और दिया जा रहा है ना। तो वो हो जाएगा इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन, जो इंटरवेंशन होना चाहिए था उसका इफेक्टिवनेस हुआ कि नहीं हुआ, है ना। जैसे मैं और अगर छोटे लेवल पे हम बात करेंगे, तो जैसे आप लोग सोशल वर्कर हैं तो आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है केस वर्क, है ना, केस वर्क। तो केस वर्क क्या हो रहा है कि आपने केस वर्क किया, कोई एक पर्सन का काउंसलिंग किया, अब ये काउंसलिंग के अंदर उनका प्रॉब्लम फैमिली रिलेटेड था, ठीक है, रिलेशन रिलेटेड था कि कोई एक
हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों के बीच में कोई दरार है, समस्या है, और उन दोनों के बीच में जो भी समस्या है वो आपके पास कोई एक काउंसलर के पास या केस वर्कर के पास लेके आए हैं चीजों को ठीक करने के लिए या थोड़ा सा समझने के लिए और बेहतर समझने के लिए। ठीक है, तो नीड असेसमेंट मतलब जो सर्विस का एक्चुअलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपको लगा कि हाँ ये होना चाहिए, सर्विस होगा तभी जाके एटलीस्ट लोग बेनिफिटेड होंगे, तो नीड असेसमेंट में टिक आ गया, राइट। सर्विस इवोल्यूशन जिस तरीके से आपको करना चाहिए तो वो करना आपने सही किया कि नहीं किया, आपको लगा कि चलो ठीक है। इफेक्टिवनेस, उन लोगों का आपने तो काउंसलिंग किया, आपने काम किया, बहुत अच्छे तरीके से चीजों के बारे में बताया, हेल्प किया, लेकिन अल्टीमेटली वो घर जाने के बाद फिर से लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया? इफेक्टिवनेस नहीं रहा ना, उनका जो प्रॉब्लम जहां सॉल्व होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो हो सकता है कि सर्टेन टाइम के लिए जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं उस टाइम हो सकता है कि उनको इफेक्टिवनेस दिखे, उनके लाइफ में थोड़ा सा सुधार आए, लेकिन वो घर गया, कुछ दिन बाद वो रहे, 1-2 हफ्ते के बाद वही सेम बिहेवियर दोनों के बीच में रहा, सेम कॉन्सेप्ट रहा, सेम कल्चर रहा, और सेम प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो गया। इट मींस इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन सही नहीं है, तो इसको भी एनालाइज करना रिसर्च का काम। ठीक है, और 4 क्या है? टेक्निक्स एफिकेसी। टेक्निक एफिकेसी का मतलब हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्निक, जैसे हमने अब मान के चलिए काउंसलिंग का, ये मैंने एग्जांपल थोड़ा देर पहले अगर बात किया तो उसी को हम एग्जांपल लेते हैं। काउंसलिंग कर रहे थे आप, काउंसलिंग करने के टाइम आपने कुछ टेक्निक्स अप्लाई किया, किस तरीके का टेक्निक्स? कुछ आपने मान के चलिए इंटरव्यू लिया, आपने अलग अलग लोगों से इंटरव्यू लिया, उनके पास रिकॉर्ड चेक किया, और उनको कुछ आपने टास्क दिया, जिस टास्क को आपने बताया कि ये डेली बेसिस पे आप दोनों को करना चाहिए। अब इसके बाद इफेक्टिवनेस आपको दिखा नहीं, तो हो सकता है कि आपके जो टेक्निक्स आपने अप्लाई किया उसके ऊपर भी आपको इवैल्यूएशन करना पड़े या एनालाइज करना पड़े कि आप जिस तरीके से टेक्निक्स आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो काउंसलिंग का राइट टेक्निक है या नहीं है, तो उसको किस तरीके से आप एनालाइज कर पाएंगे थ्रू रिसर्च। सो ये भी रिसर्च का एक पार्ट है, ये भी रिसर्च का एक स्कोप है। और 5वां जो है वो है मेथोडोलॉजी स्टडी। मेथोडोलॉजी मतलब क्या है कि हम रिसर्च के बारे में ही रिसर्च करके समझेंगे। ठीक है, रिसर्च को ही हम समझेंगे, तो रिसर्च का जो टेक्निक है उसी को समझेंगे। जैसे मान के चलिए हम लोग कोई एक चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आपने काउंसलिंग किया, आपने केस स्टडी किया, उसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए मैंने आपके ऊपर रिसर्च किया, लेकिन हो सकता है कि मेरा रिसर्च जो है वो गलत आ गया, हो सकता है कि मेरा रिसर्च का जो रिपोर्ट है वो सही ढंग से मैं आपका जो काम है उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। तो हो सकता है कोई और आके मेरे रिसर्च के ऊपर रिसर्च करेगा कि इनके रिसर्च में क्या गड़बड़ी था, इनके रिसर्च में क्या मेथोडोलॉजीज या टेक्निक्स का कमी था जिसके वजह से इनका काम खराब हो गया। तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद मेथोडोलॉजी स्टडीज, जो भी मेथोडोलॉजीज अप्लाई किया गया है वो सारे ठीक है कि नहीं उसके ऊपर काम करना। ठीक है, तो ये हो गया 5वां, और हम लोग अभी स्कोप के बारे में पढ़ लिया। ये ब्रॉडर स्कोप है कि किस किस एरिया के ऊपर हम काम कर सकते हैं। आप किसी भी चीजों के ऊपर जब आप रिसर्च को डाल के देखोगे, ऑब्वियसली सोशल वर्क रिसर्च को, तो ऑलमोस्ट यही सारे एरियाज आपको दिखेगा। किसी भी तरीके का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तो ये जो 5 मैंने ऑप्शन आपको बताया, तो किसी ना किसी एक ऑप्शन के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, ये जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो हमारे लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। लाइव क्लास हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन कोर्स में है, जो अभी आपका ऐप में, हमारे स्टडी सोशल वर्क के ऐप में लाइव है। तो आप भी चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा जून के एग्जाम तक, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा जून तक, तब तक वैलिड रहेगा। आप एक ही कोर्स परचेस करके आप जून तक का एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड क्लास, सारे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज एकदम कंप्लीट मिलेगा। तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप चाहें तो इसी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके एजुकेशन को, आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम कोर्स में।